अब मैं भी बताऊं क्या ही बोलूं ऐसी रॉ के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन की क्या ही जरूरत है, बस वो एक ही चीज काफी हो जाती है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी। सब कुछ डिटेल में, जो चीज आपने मिस भी करी होंगी सब कुछ बता दूंगा। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। WWE से जुड़ा कंटेंट यहाँ पे आता रहता है। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो ड्रू मैकिंटायर के साथ होती है। ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस हुई, तो एंट्रेंस के टाइम पर जो कह सकते हैं ना कि लोगों का धर्म हो चुका है करना, वो है सीएम पंक का चैंट लगाना, वो वहां पे चल रहा था। ड्रू मैकिंटायर हर बार किसी न किसी अलग वे में इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा फोकस किसी भी और चीज के ऊपर जरा सा भी नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर है कि मैं जीत रहा हूं क्लैश एट द कैसल में, और मैं नेक्स्ट वीक यहां पर आकर चैंपियन खड़ा होऊंगा। तो क्या तुम लोग नए चैंपियन को देखने के लिए रेडी भी हो? तो अब वैसे तो देखो ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट में चीजें चल रही होती, लेकिन जब वो चैंपियन बनने की बात करते हैं तो सारे लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ भाई हमको इस बंदे को चैंपियन देखना है। इतने में जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले हो गया, पूरी जजमेंट डे निकल के आ जाती, मतलब डोमिनिक नहीं थे वहां पे। अब जैसे ही रिंग में आया डेमन प्रीस्ट, तो वो बोल रहे होते कि तो भाई तेरे को लगता है कि मुझे जजमेंट डे की जरूरत है, क्लैश एट द कैसल में मैं तेरी टेरिटरी में एंटर करने वाला हूं, और मैं चैंपियन इसलिए हूं क्योंकि मैं डेमन प्रीस्ट हूं। मतलब वो डेमन प्रीस्ट को थोड़ा, मतलब वो खुद को ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे कि वो जजमेंट डे से बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए, जबकि जजमेंट डे में जब वो थे और चैंपियन नहीं थे तो फिर वो जजमेंट डे के सिर्फ मेंबर ही फील होते थे। अब इस पर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट पर तू क्या बोल रहा है, मैं चैंपियनशिप जीतने ही वाला हूं। वो बस बोलते हैं कि अगर ये इडियट्स कुछ पंगा ना करते हैं, अब कुछ और आगे बोलते, तो ड्रू मैकिंटायर के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव ये था कि अभी फिन बैलर और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा, और अगर ड्रू मैकिंटायर तू जीत जाता है, जो कि होने नहीं वाला, लेकिन फिर भी मान लो अगर तू जीत जाता है, तो क्लैश एट द कैसल में जो जजमेंट डे के मेंबर्स हैं वो रिंग साइड पर नहीं होंगे। लेकिन अगर मेरा भाई फिन बैलर जीत जाता है तो ये रिंग साइड पर होंगे, इसलिए नहीं कि ये मेरी मैच में मदद करेंगे, बल्कि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल रिंग साइड पर बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस करे जब मैं तुझे हराऊंगा तेरे ही घर में। तो यहां पर जो अग्रीमेंट है वो ऑब्वियसली हो जाता है, और ड्रू मैकिंटायर ये बोलते हैं चल जो बातें हुई वो हुई, अगले हफ्ते जब मैं मंडे नाइट रॉ में खड़ा होऊंगा तो मैं चैंपियन होऊंगा। और जब जाते हैं ड्रू मैकिंटायर तो बोलते हैं हिट माय म्यूजिक। वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक लग रहा था, आपको लगेगा इसमें क्या ऑर्गेनिक लग रहा है मुझे, लेकिन वो ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से ऐसा फील होता है कि पूरे अपने कैरेक्टर में ही आ जाते हैं। जब वो WWE प्रोग्रामिंग पता है उनके ऊपर कैमराज हैं, तो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। तो ड्रू मैकिंटायर का अग्रेसिव बिहेवियर बहुत सही लगा। और अभी तो जजमेंट डे में और भी बहुत सारी चीजें होनी थी, क्योंकि इसके बाद ही अगला सेगमेंट था बैक स्टेज से, जहां पे लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो होते हैं। मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे के क्लब हाउस में होते हैं, और वहां पर लिव मॉर्गन वो होटल का की कार्ड लेके आती हैं, और वो की कार्ड मतलब वो जिसको ऐसे स्कैन करके रूम में एंट्री कर सकते हैं, तो वो उस की कार्ड को देती हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को कि भाई ले ले। एक बहुत ही मस्त लाइन बोली यहां पर लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। वो बोलती हैं कि अ गॉर्जियस मैन लाइक हिम शुडंट बी विद समवन हु मेक्स हर कॉल मामी, बल्कि होना क्या चाहिए, अ गॉर्जियस मैन लाइक हिम शुड बी विद अ गर्ल हु इज नॉट अफ्रेड टू कॉल हिम डैडी। और जब ये हुआ ना, जब ये चीज हुई, तो डोमिनिक ने वो की कार्ड तो लिया नहीं, लेकिन जो कमेंट्री से होते हैं पैट मैकेफे, वो बोलते हैं कि डॉम डैडी, मतलब उन्होंने, मुझे लग रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी टी शर्ट मर्चेंडाइज का भी अच्छा आइडिया निकाल लिया यहाँ पे। अब बाद में हमने बहुत सारे सेगमेंट देखे जहां पर कभी जजमेंट डे के डेमन प्रीस्ट है, कभी फिन बैलर हैं, तो सवाल जवाब हो रहे भाई डोमिनिक तुम क्या कर रहे हो। तो वो जो की कार्ड वाली बात है पूरे जजमेंट डे के मेंबर्स को पता चल गई है, लेकिन डोमिनिक ने वो की कार्ड जो है ऐसे यहाँ तो डाल दिया था लिव मॉर्गन ने, लेकिन क्योंकि डोमिनिक ने वो बाहर उसी के ऊपर टेबल पर रख दिया था, लेकिन बाद में सेगमेंट में देखा गया कि फिन बैलर ने उस कार्ड को अपनी जेब में ही रख लिया है। तो ये तो कुछ नया ही एंगल चल रहा है स्टोरी लाइन का। और मैंने आपसे बोला भी था कि लिव मॉर्गन फिन बैलर का काफी साल पहले वो एक स्टोरी लाइन साथ में थे, तो शायद हो सकता है, स्टोरी लाइन तो नहीं थी कोई, मतलब ऐसी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था वो, लेकिन उसका शायद WWE कनेक्शन बना सकती है। तो अब फिन बैलर को इसका जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन अभी वो सबने नोटिस नहीं किया है, वो जजमेंट डे किसी मेंबर ने नोटिस नहीं किया, तो ऐसा नहीं जवाब देने की जरूरत है। हो सकता है कुछ अलग यहाँ पर जो गुले खिला लें, बट यस यहाँ से जो लिव मॉर्गन और डोमिनिक की स्टोरी है इसको ये वैसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। और अभी तो और भी कुछ हुआ था शो पर, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट मैच आता है लायरा वाल्किरिया वर्सेस इयो स्काई के बीच में। लायरा वाल्किरिया पिन तो कर रही होती, लेकिन डेकोटा काई ने जो है ऐसे खींच लिया, तो पिनफॉल हो नहीं पाता। इयो स्काई ने रोल अप किया, बाल भी खींच लिए, और उसके बाद पिन कर दिया उन्होंने लायरा वाल्किरिया को। मुझे लग रहा था कि लायरा वाल्किरिया हारेंगी नहीं, लेकिन वो हार गई। और बाद में हमने केडन कार्टर कटाना चांस को भी देखा कि वो सेव करने के लिए आती हैं, और बैक स्टेज से इयो स्काई तो पगला गई है, वो चिल्ला रही है मतलब पागलों की तरह। वो ऐसा भी बोलती है कि डैमेज कंट्रोल में कुछ ना कुछ चेंज भी होने वाला है, होने की जरूरत है, पता नहीं क्या कर रही है वो, लेकिन उनका चिल्लाना जो है आज
भी कंटिन्यू था। इसके बाद बैक स्टेज से सैमी ज़ेन अल्फा एकेडमी का भी एक सेगमेंट था जहां पर वो स्टिल बोल रहे होते कि चलो भाई तुमने फुटेज देख ली, मैंने नहीं अटैक किया था, क्योंकि लास्ट वीक आपको पता है ओटिस को ऐसा भ्रम हो गया था कि सैमी ज़ेन ने मुझे मारा, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। वो यहाँ पे ये भी फिर से मना रहे होते हैं ओटिस को कि भाई तुझे ऐसा लगता है कि तू चैट गेबल के बिना कुछ नहीं है, ये उसके वर्ड्स हैं, जबकि तू अकेला चलेगा तो तू बहुत कुछ कर सकता है। नेक्स्ट मैच आता है शो पर रे मिस्टीरियो, ब्रॉन स्ट्रोमैन, ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, कार्लिटो एंड जेडी मैकडोनाल्ड का। अब इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट ही था इस मैच में लिव मॉर्गन का इंटरफेयर करना। लिव मॉर्गन होती हैं ऊपर एप्रन पर, डोमिनिक मिस्टीरियो होते हैं नीचे। अब पीछे से लिव मॉर्गन को धक्का आता है तो धक्का कुछ ऐसे पड़ा कि लिव मॉर्गन जो है डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर आकर गिर जाती हैं और उनकी जो छेड़छाड़ है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ वो शुरू हो जाती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो एक ऐसा एंगल दिखाना है जहां पर वो इन दोनों को करीब लेके आ सके और उनको अपनी मंडे नाइट रॉ से मूवमेंट मिल सके। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन का हॉट टैग होता है, उनकी जो एक्सप्रेस है वो शुरू हो जाती है। रनिंग पावर स्लैम उन्होंने मारा, ड्रैगन लीग उन्होंने कंधों पर उठाया, वहां से स्प्लैश आता है उनका ब्रॉन स्ट्रोमैन के शोल्डर से। और ये वाला जो मैच है रे मिस्टीरियो, ब्रॉन स्ट्रोमैन और ड्रैगन ली की टीम जीत चुकी है। इसके बाद अगला जो है सैमी ज़ेन का सेगमेंट था। सैमी ज़ेन के सेगमेंट में होता है, वो बोलते हैं कि सिर्फ 5 दिन रह गए हैं मेरे डिफेंस से अगेंस्ट चैट गेबल। चैट गेबल को हरा के मैं इस चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला हूँ। वो अब्यूसिव है, साइकोपैथ है, उसकी हरकतें बहुत अजीब सी हैं। लेकिन चैट गेबल को फिनिश करने के बाद जैसे ही वो बोलते हैं चैट गेबल, अल्फा एकेडमी का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। वहां पर क्राउड यूज सक के चैंट लगा रहा था और वो बोलते हैं सैमी ज़ेन के बारे में कि यार ये टिपिकल सैमी ज़ेन है जो कि हमेशा खुद को ऐसा दिखाता है कि लोग इसके लिए सिंपैथी दिखाएं। हम लोग सब ठीक है भाई, हम अच्छे हैं, हम खुश भी हैं और मैं तेरा टाइटल क्लैश एट द कैसल में लेने भी वाला हूं। सैमी ज़ेन बोलते हैं भाई तू पागल है, तू देख जरा इनकी शक्लें, क्या तुझे ये खुश दिखाई दे रहे हैं? क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये मतलब इनसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? सैमी ज़ेन कहते हैं कि ये सारे लोग तब तक बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले जब तक ये तेरे चंगुल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो चैट गेबल बोलते हैं अरे कोई किसी से बाहर नहीं निकलने वाला, हम फैमिली हैं और हम साथ में रहते हैं नो मैटर व्हाट, जो कि सबसे फेवरेट लाइन है चैट गेबल की। इसके बाद वो बोलते हैं भाई रुक जा, मैं बताता हूं अब तुझे, ओटिस की मैं वो साइड अनलीश करने वाला हूं जो कि अब देखेगा तू। और इसके बाद सैमी ज़ेन वर्सेस ओटिस का मैच होता, कोई बहुत लंबा मैच नहीं चला, बहुत ही क्विक मैच था ये, हेलुआ किक लगा के ये वाला मैच सैमी ज़ेन जीत गया। लेकिन इसके बाद चैट गेबल ने अटैक करना शुरू कर दिया सैमी ज़ेन के ऊपर। मैगजीन और अकीरा टोजावा को तो बाहर कर देते और ओटिस से कहता ले भाई इसको मार। अभी ओटिस पहले तो मार नहीं रहे थे तो चैट गेबल को गुस्सा आ गया, उन्होंने 2-4 थप्पड़ बजा दिए। इसके बाद फिर ओटिस ने जो है सैमी ज़ेन को मारा, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम उन्होंने लगाया। फेस टू फेस वो चैट गेबल के भी आ जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि शायद अब वो मूवमेंट है जब ओटिस अपने हैंड्स मतलब ठोकने वाले हैं और मार देंगे अब वो चैट गेबल को, लेकिन वो चीज होती नहीं है। तो क्राउड जो एकदम से एक्साइटेड हो गया था उसके बाद सारे लोग ठंडे भी हो गए वहां। ये वाली बात माननी पड़ेगी कि सैमी ज़ेन की वजह से जो अल्फा एकेडमी का पूरा एंगल है वो कितना इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि पता नहीं किस रीजन की वजह से सैमी ज़ेन जिस भी स्टोरी लाइन में होते हैं वो इमोशंस ऐसे डाल देते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं और ऐसा लगता है मतलब ऐसा लगता है कि उस चीज के बारे में केयर किए बिना तुम रह नहीं सकते, क्योंकि वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होती है। अभी फिर से अगेन वही बोलूंगा, जब वो मूवमेंट होगा ओटिस अलग होंगे चैट गेबल से तो लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। इसके बाद मैच आता है ज़ोई स्टार्क, शेना बेज़लर वर्सेस एल्बा फायर आयला डाउन के बीच में। अब देखो क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में यार, ये सारी चीजें बोरिंग ही लगती है। मैं ये नहीं कह रहा विमेंस डिवीजन का मैच है इसलिए, लेकिन शेना बेज़लर ने सबमिशन मूव के थ्रू जो है मैच जीत लिया अपनी टीम के लिए। ठीक है, जेड कारगिल बियांका ब्लेयर, तो कुछ तो दिखाना ही है ना इनको, तो बस मुझे लगता है इसीलिए ये चीज चलती है क्योंकि लोग भी वहां पर इसके बारे में बिल्कुल केयर नहीं कर रहे थे। और आज का क्राउड तो बहुत ही अजीब था, वो बताऊंगा अभी। इसके बाद मैच आता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस इलिया ड्रैगुनोव के बीच में। और जैसे अब तक ब्रॉन ब्रेकर के मैचेस हो रहे थे वैसा वन साइडेड नहीं था, कोस्ट टू कोस्ट भी उन्होंने लगाया, इलिया ड्रैगुनोव ने सेंटोन भी लगाया, पिनफॉल किया लेकिन किकआउट हो जाता है। उसके ऊपर अचानक से जो डेड क्राउड था वो दिस इज ऑसम के चैंट कर रहा है इस मैच में, मुझे बहुत ही अजीब लगा। पहले तो मैं सोचा था क्राउड ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, लेकिन बोलने लगा तो सीधा दिस इज ऑसम, एच बॉम्ब भी लगाया, लेकिन वो भी कुछ खास काम आया नहीं। अनाउंसर टेबल के ऊपर इलिया ड्रैगुनोव कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चीज हुई नहीं। ब्रॉन ब्रेकर ने काउंटर कर दिया, वो उल्टा ही रिब जो है उसको हिट करते हैं इलिया ड्रैगुनोव के, वो स्पीयर मारते हैं। पहले तो उन्होंने बाहर की तरफ मारा, फिर अंदर में मारा और उसके बाद स्पीयर मार के ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया। ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर ऐसा नहीं लगा कि हमेशा परफेक्टली लग रहे हैं, लेकिन वो जिस स्पीड से आते हैं ऐसा लगता है बंदा आगे बस टकरा भी जाए ना तो वही इनफ हो जाएगा। तो ये स्पीयर की जो वेरिएशन है स्पीड के साथ वो बहुत अच्छी लगती है। रिकोशे ने आके अटैक किया ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन ये अटैक करना बहुत गलत साबित हो गया उनके लिए, क्योंकि बैक स्टेज जाके उन्होंने ठोका, इलिया ड्रैगुनोव के ऊपर भी स्पीयर मारा, रिकोशे को भी मारा और एंड में तो उन्होंने भाई पावर स्लैम मारा कुछ ऐसे कि कार की विंडशील्ड के ऊपर जाके पटक दिया, वो विंडशील्ड भी चटक जाती है। एम्बुलेंस में लेके जाया गया है रिकोशे को।
समंथा जो कि रियल लाइफ में पार्टनर है रिकोशे की, उनको भी आना पड़ा और उसके बाद एम्बुलेंस में भर के रिकोशे वहां से चले जाते हैं। जैसे हम रूमर सुन रहे थे कि भाई जो रिकोशे हैं वो WWE के साथ अब डन हो चुके हैं, शायद यहां से वो एंगल हमको दिख चुका है और ये लास्ट अपीयरेंस थी रिकोशे की। लोग कह रहे हैं वो ऑल एलिट रेसलिंग में जाएंगे। अब सोचो कितनी फनी चीज हो सकती है अगर मान लो जो रिकोशे हैं वो ऑल एलिट रेसलिंग में एम्बुलेंस के अंदर से निकल के आते हैं, तो ये जो स्टोरी है WWE से वो कंटिन्यू हो जाएगी ऑल एलिट रेसलिंग में, क्योंकि ऐसा लगता है कि रिकोशे के लिए शायद एक अच्छी जगह हो सकती है AEW। इसके बाद ऑसम ट्रुथ वर्सेस AOP का मैच था, मुझे ऐसा लगा था ऑथर्स ऑफ पेन के साथ मैच है भाई, तो आज शायद ये जो टाइटल्स है वो जाने वाले हैं। डबल यू कैन नॉट सी में हो सकता था, लेकिन कैरन क्रॉस इंटरफेयर कर देते हैं और कैरन क्रॉस को समझाने के लिए न्यू डे आ गई। इसकी वजह से सारा जो मामला, जो इक्वेशन है वो AOP के लिए चेंज हो गई। मिज ने पीछे से पिन कर दिया और फिलहाल के लिए जो ऑसम ट्रुथ है उनकी चैंपियनशिप रिटेन हो चुकी है। शो का मेन इवेंट आता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस फिन बैलर के बीच में। जैसा कि हमको शो की शुरुआत में ही पता चला था, पैट मैकेफे ने इस मैच में जो अनाउंसमेंट है वो करी, क्योंकि समंथा तो जा चुकी थी वहां से। मैकिंटायर की एक बेली टू बेली जो उन्होंने लगाई थी भाई अनाउंसर टेबल के ऊपर, जो उन्होंने फिन बैलर को उड़ा के फेंका था, उससे उनकी स्ट्रेंथ पता चलती है। सुपरप्लेक्स भी हमने देखा ड्रू मैकिंटायर से, किप अप उन्होंने किया, क्लेमोर के लिए वो जा रहे होते, लेकिन ये पूरी जजमेंट डे, डेविन प्रीस्ट, कार्लिटो, ये जेडी मैकडोना, ये सब निकल के आ जाते हैं। फिन बैलर ने इस दौरान पे अपना शॉटगन किक सब कुछ लगाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कामयाब वो हुए नहीं कि इस चीज में। क्लेमोर एंड में पड़ जाती है, पिनफॉल फिन बैलर का हो गया है, जो कि फिन बैलर को ऐसा हारते हुए देख के अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी चलो आज के मंडे नाइट रॉ में उनको की तो मिल गई, लिम मॉर्गन के रूम की, यही उनके लिए मुझे लगता है विक्ट्री थी। ड्रू मैकिंटायर जीत गए और इसका मतलब कि अब जो मैच होगा क्लैश एट द कैसल में, उसमें जजमेंट डे का शायद कोई रोल हमें ना देखने को मिले, लेकिन जजमेंट डे का रोल तो नहीं, बट शायद किसी और एक बंदे का रोल जरूर हो सकता है। क्रिटिसिज्म वैसे WWE के रिसेंट शोज को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रॉ का एपिसोड कोई बेकार था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।